ब्राह्मण कभी शक्तिशाली रहा ही नहीं। ब्राह्मण ने कभी भारत पे राज नहीं किया। तो ब्राह्मणों ने कभी भी किसी को शिक्षा लेने से नहीं रोका, कभी किसी का अपमान नहीं किया। वो ब्राह्मण वसुधैव कुटुम्बकम का नारा लगाता है। वो चाहता है कि सब जातियाँ एक साथ रहें, एक साथ मिलजुल कर रहें। हमारे लिए तो भाई वो कुत्ते के समान ही है। अच्छा। सरकार से गुजारिश है कि ऐसे पागल जानवरों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ सकते आप। ये समाज के लिए घातक है। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। मैं हूं आंसू अनाज और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और रिस्की रिपोर्टर पर आज चर्चा होगी जेएनयू से निकले उस जहर पर जिसने न सिर्फ इस देश में विवाद पैदा किया हो बल्कि आपसी वैमनस्यता को भी स्थान दिया है। और इस पर हम चर्चा करेंगे प्रशांत पांडे जी से। प्रशांत पांडे जी, तो मैं पहले आपसे चाहूँगा कि आप अपना पूरा परिचय दे दीजिएगा। और ये जो जेएनयू कैंपस से दो तीन साल पहले एक जहर निकला था, देश विरोधी नारे लगे थे, और आज उसी कैंपस से एक दूसरा जिन्न निकल के आया जहां ब्राह्मण और बनिया का विरोध दीवालों पर लिख के दर्शाया गया है। क्या कहेंगे उस पर आप? जी, मेरा नाम प्रशांत पांडे है। मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जेएनयू में जो विवाद चल रहा है, जो दीवालों पर दीवाला लेखन किया गया है ब्राह्मण और बनिया को लेकर, तो सर्वप्रथम उनको ये जानना चाहिए कि जिस विश्वविद्यालय की वो बात कर रहे हैं, जिसकी दीवालों पर वो गंदा करने का काम कर रहे हैं, वो विद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से है। और ब्राह्मण विरोध का यह काम 2-3 दशकों से चला आया है, जिसमें लोगों ने लगातार ब्राह्मणों के ऊपर उंगलियां उठाई हैं। उनका ये मानना है, ये सोच, पहले तो हमें जानना चाहिए कि ये सोच क्यों उत्पन्न हो रही है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, बताइएगा सोच क्यों आई है? ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो हैं, अब्राह्मण जो हैं, इनका एक आरोप लगा है ब्राह्मणों के ऊपर, सदैव से आरोप लगता है कि ब्राह्मणों ने जो रचनाएँ की, जो वेदों को बनाया, जो पुराणों को बनाया, उन्होंने अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए इसकी रचना की। और इन्होंने अजातीय ब्राह्मण को, जो अब्राह्मण हैं, उनको शिक्षा लेने से रोका। उन्होंने एकाधिकार, शिक्षा पर अपना एकाधिकार दिखाया। आप इतिहास काल में आपने कभी भी चर्चा सुनी होगी ब्राह्मणों की, तो आपने सदैव निर्धन ब्राह्मण का ही नाम सुना होगा। ब्राह्मण कभी शक्तिशाली रहा ही नहीं। ब्राह्मण ने कभी भारत पर राज नहीं किया। और ब्राह्मण ने कभी किसी को शिक्षा लेने से नहीं रोका। अगर ऐसा हुआ होता तो आपको ज्ञात होगा कि कृष्ण भगवान की शिक्षा संदीपन गुरु के आश्रम में हुई। कृष्ण भगवान यादव वंश के थे, जो कि आज ओबीसी कैटेगरी में आता है। अगर जैसा ब्राह्मणों को बताया जाता है कि ब्राह्मण शिक्षा पर उनका एक अधिकार है, उन्होंने अब्राह्मणों को शिक्षा लेने से रोका, तो उन्होंने अपने से नीची छोटी जाति के व्यक्ति को कैसे भगवान की उपाधि दे दी, उनकी पूजा अर्चना कैसे स्वीकार कर ली। ब्राह्मण जो कि लोको सकलो सुखनो भवंतु का नारा लगाता है, जो संपूर्ण विश्व मंगल की कामना करता है, उसके ऊपर कितने अत्याचार हुए। भीमराव अम्बेडकर जी ने एक लेख में लिखा था, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया तो उसने ब्राह्मण जो युवा थे, उनका खतना उन्होंने करना शुरू किया। जिन ब्राह्मणों ने खतना से इनकार किया, उसकी उन्होंने 17 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की उसने हत्या करवा दी। तो ये ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण सदैव धर्म और हिंदुत्व को लेकर चला। ब्राह्मणों ने कभी शस्त्र नहीं उठाया। जब भी ब्राह्मणों का आवश्यकता हुई, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, तो ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से सहायता मांगी, अन्य जातियों से सहायता मांगी, सबको उन्होंने शिक्षा दिया। आप पुराण पढ़ेंगे तो उसमें जो महादेव शिव का जिक्र होता है, वो आज के समय में सत की श्रेणी में आते हैं। किराट जाति के थे वो, उनको भी भगवान हम लोग स्वीकार करते हैं, हमारे आराध्य हैं महादेव। तो ब्राह्मणों ने कभी भी किसी को शिक्षा लेने से नहीं रोका, कभी किसी का अपमान नहीं किया। वो चाहते थे कि सारे व्यक्तियों के, समाज में जो लोग जिस योग्य हैं, उनको शिक्षा मिले। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वेदव्यास ने श्रीमद् भगवत की रचना की, जो कि एक स्वयं मछुआरन के पुत्र थे। कृष्ण भगवान हुए, महावीर हुए, बुद्ध हुए, मनु हुए, इसमें से कोई ब्राह्मण नहीं थे। कबीर हुए, विवेकानंद हुए, कोई ब्राह्मण नहीं थे। अगर ब्राह्मणों की ने अपने पास ये सब व्यवस्थाएं रखी होती तो ये लोग कैसे आगे निकल पाते? अच्छा, लेकिन ये बताइएगा कि हमारे इतिहास में ये सारी चीज़ें आपने बताई, लेकिन जो जेएनयू कैंपस है, और ये इस देश का क्या विश्व का जाना माना कैंपस माना जाता है, जवाहरलाल नेहरू, और उस यूनिवर्सिटी से इस तरह का जहर निकलना, तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई राजनैतिक मोटिव किसी का हो और इस तरह का काम वहाँ से निकल के आता हो? जबकि सरकार भाजपा को हो, बल्कि सरकार को माना भी जाता है बाभन और बनिया की सरकार। भाजपा के लिए बाभन और बनिया की सरकार होने के बावजूद
अगर जेएनयू कैंपस में ये शब्द लिखा जाता है तो इस पर हमको तो जहाँ तक लगता है कि कुछ ना कुछ राजनीतिक हो सकता है। आपको क्या लगता है ये बताइएगा। भैया हमें तो लगता है कि जिन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं उनके संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी रही होगी। ठीक है, सरकार कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि हमारे समाज में इस तरह की बातें उत्पन्न हों। ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी ताकतें हैं, ताकत नहीं कहेंगे इनको, ये हमारे राष्ट्र की कमजोरी है। ये हमारे राष्ट्र को कमज़ोर सिद्ध करने का काम करते हैं ऐसे लोग। ये बाहरी लोग हैं, ये हमारे राष्ट्र के नहीं। सबसे पहले तो इनको चिन्हित करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को कठोर सज़ा देनी चाहिए कि आइंदा से ये गलती ना करने पाएँ। देश में ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर या कोई भी जातियाँ हों, सबका ये देश है। सबने देश के लिए त्याग किया है। मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई, बाजीराव पेशवा ने कितनी क्रांतिकारी लड़ाइयाँ लड़ी देश के सम्मान के लिए। तो आज इन्हीं लोगों की बदौलत, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, आज इन्हीं लोग की बदौलत ये देश सुरक्षित है। और ब्राह्मण वसुधैव कुटुम्बकम का नारा लगाता है। वो चाहता है कि सब जातियाँ एक साथ रहें, एक साथ मिलजुल कर रहें। ब्राह्मण नहीं चाहता कि किसी जातियों में विभेद हो। उसने सबके साथ एक समान भाव रखा है। जिस तरह जिसकी योग्यता थी उसने योग्यता को उस तरह से प्रदर्शित किया है और सबको सम्मान मिला है। ये ब्राह्मणों द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था थी, हमारे यहाँ जो गुरुकुल चलते थे, उसमें सबका एक सम्मान था। जो भी शिक्षा ग्रहण करने आता था उसको शिक्षा मिलता था। ब्राह्मणों का हमेशा से यही काम रहा, वो भिक्षाटन करते थे, जिसमें उनको गर्व महसूस होता था। वो जो समाज में निकलते थे तो उनको ऊंचा स्थान दिया जाता था। वो भिक्षाटन पे उनका जीवन यापन करते थे। हाँ, लोगों को ये कष्ट जरूर है कि ब्राह्मण इतने बुद्धिजीवी है। लगातार उन्होंने निरंतर अभ्यास किया, उस शिक्षा के प्रति उनकी रुचि रही, उन्होंने अभ्यास किया तो ज़्यादा प्रभावशाली हुए। प्रभावशाली होने के वजह से वो ज़्यादा समाज में उनको सर्वोच्च स्थान दिया गया। तो उनके निरंतर प्रयास के कारण ये सब हो पाया। जैसे आपने कहा कि प्रभावशाली हुए, जब कोई प्रभावशाली होता है तभी उसका विरोध होता है। जो सत्ता में होता है उसका विरोध होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण ज़्यादा प्रभावशाली हो गया इसलिए विरोध शुरू हो गया हो? ब्राह्मण प्रभावशाली था और ब्राह्मण प्रभावशाली रहेगा। ब्राह्मणों ने वो त्याग किया है। ब्राह्मणों ने शिक्षा को अपने माथे पर रखा है। आप प्रभु श्री राम ने जब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की, तो आप ये जानते हैं कि प्रभु श्री राम एक राजा थे। वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना राज्य संभालने के लिए चले गए। लेकिन उसी आश्रम में जो ब्राह्मण गुरु लोग थे, उनके बच्चे जो उसी आश्रम में शिक्षा लेते थे, वो किसी राज्य को संभालने के लिए नहीं गए। उन्होंने लगातार शिक्षा ग्रहण की। इस शिक्षा ग्रहण करने के नाते उनके अंदर तेज आया, तेज उत्पन्न हुआ। उनके पास समाज में ज़्यादा जानकारियाँ थीं और लोग उनको सम्मानित पदों पर देखते थे, सम्मान देते थे। तो ये उनकी त्याग और तपस्या थी, इस नाते उन्होंने इस पद को पाया है। इसके लिए आप सरकार से भी कुछ गुजारिश करना चाहेंगे, कुछ निवेदन करना चाहेंगे कि इस तरह की हरकतों पर वो लगाम लगाए? सरकार से गुजारिश यही है, इस पर लगाम तो लगना ही चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा, मैं ब्राह्मण समाज के भाइयों से और मैं हर समाज के भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जब तक अपने धर्म को नहीं जानेंगे, ये जो लोग हैं जो इस तरह के नारे लगाते हैं, इन्हें अपने धर्म से नहीं मतलब है। ये धर्म को समझते नहीं हैं। आप देखते होंगे, फ़ोटो वायरल होती होगी कि लड़के जो हैं वो साड़ी पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं, चूड़ी पहनते हैं। ये हमारे धर्म में ये नहीं सिखाया गया है। इनके अंदर संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। जैसे कुछ कुत्ते होते हैं पागल, जो राह चलते किसी व्यक्ति को काट लेते हैं, तो उनका क्या किया जा सकता है? इनको कुत्ता कहा जाए? भाई मैं तो कहूँगा कि वो उनका काम ही अच्छा नहीं है। मतलब उनका काम अच्छा नहीं है या उनको कुत्ता कहा जाए? हमारे लिए तो भाई वो कुत्ते के समान ही है। अच्छा, आपके लिए वो कुत्ते के समान है। तो सरकार को ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? अब आप देखिए, अगर जो सड़क पे पालतू कुत्ते ऐसे कुत्ते घूमने वाले पागल कुत्ते होते हैं, उनके लिए कुछ तो इलाज सरकार करती ही है। नगर निगम तो लाद ले जाता है। बिल्कुल, उनको लाद के कहीं बंद कर देना चाहिए। मेरी सरकार से गुजारिश है कि ऐसे पागल जानवरों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ सकते आप। ये समाज के लिए घातक है, ये किसी को भी काट सकते हैं। तो इनके लिए तो कहूँ व्यवस्था बनानी चाहिए ना, अलग से। नहीं जाए जेलियों में जाएगा तो किसी न किसी काट लेगा ना। नहीं, अब जैसे जहाँ पागल कुत्ते सारे घूम रहे हैं वहाँ पे रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप आपस में काटिए, पीटिए, मरिए, कटिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाज में जो लोग संभ्रांत लोग हैं, ठीक है, आप अपना दुष्चरित्र समाज में नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ अभी प्रशांत पांडे जी को आप सुन रहे थे। ये इनका यही कहना है कि जो इस तरह के विकृत मानसिकता के लोग हैं, इनको ऐसी ही जगह किसी विकृत स्थान पर रखा जाए जहां इनके ही टाइप के लोग रहें, और जिससे एक दूसरे को काटेंगे तो जहर भी मेल खाएगा, सेम जहर रहेगा तो दोनों जिंदा भी रहेगा और मरेगा भी नहीं। लेकिन मेरा भी इस सरकार से गुजारिश है, इस तरह के समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले और इस तरह के विभेद पैदा करने वाले लोगों को
सज़ा का प्रावधान करिए। और बेहतर ये रहेगा कि जेएनयू में एक कैमरा आपकी तरफ से ऐसा होना चाहिए कि जो रात में लिखा जाता है, आखिर सब आज तक ये नहीं समझ में आया लिखा कैसे जाता है, जबकि जेएनयू में मुझे जहाँ तक लगता है कैमरा लगा होगा और वो पकड़ा नहीं जाता। तो अगर कैमरा नहीं लगा है तो कैमरा लग जाना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके ठीक ठाक से ठोकाई भी करनी चाहिए। जय हिंद, जय।